तो अभी इस क्वेश्चन से क्या सीखा है? इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि अगर किरचॉफ लॉ एक ओपन सर्किट में लगाने हो तो कैसे लगाया जा सकता है। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड लेक्चर नंबर टुडे इज 16 फ्रॉम द यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल्स। किस तरीके से हम किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अलग से लेक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड के एग्जामिनेशन के पेपर के लिए। तो देख लेते हैं आज के किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए आज कुछ न्यूमेरिकल्स यहीं पर सॉल्व करूंगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल के साथ। आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। देखो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम के लिए क्वेश्चन है यूजिंग किरचॉफ लॉज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 इन द गिवन सर्किट। अब जैसे ही क्वेश्चन ने बोला यूजिंग किरचॉफ लॉज तो आपको किरचॉफ लॉज यूज करने हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1, तो अब ध्यान लगाओ कि I1 कहां पर है। I1 ऑलरेडी इस क्वेश्चन में I1, I2, I3 तीन करंट्स आपको मार्क करके दे दिए हैं। मींस आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेप नहीं करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ना कि जब आप किरचॉफ का न्यूमेरिकल करते हो तो पहला स्टेप होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम फर्स्ट किरचॉफ लॉ से करते हैं, किरचॉफ से जंक्शन रूल से करते हैं, तो वो स्टेप ऑलरेडी इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है। सेकंड स्टेप होता है हमारा हम लूप्स की हेल्प से इक्वेशंस बनाते हैं, जो हम किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते हैं उसमें। तो अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर किरचॉफ के सेकंड लॉ पे आ जाना है क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है। लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा ध्यान दो। देखो I1 यहां से इधर जा रहा है, I2 इधर, ये I2 ऐसा आएगा, ये I1 ऐसा आएगा। इट मींस इस क्वेश्चन में I1 इधर से जब आएगा और I2 इधर से जब आएगा तो करंट एंटरिंग द जंक्शन C इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन I3। इट मींस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन तो जंक्शन रूल से ही मिल गई है। एट जंक्शन C I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये एक इक्वेशन आपको यहां पर मिल गई है, ठीक है। अब देखो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, I1, I2 एंड I3। तो इट मींस वी नीड टू हैव 3 इक्वेशंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, अगर वेरिएबल्स 3 है तो 3 इक्वेशन लगेंगी, वेरिएबल्स 4 है तो 4 इक्वेशन लगेंगी, वेरिएबल 2 है तो 2 इक्वेशन लगेंगी। अभी वेरिएबल्स कितना है, 3 इक्वेशन चाहिए, उनमें से एक आ चुकी है। अब 2 इक्वेशंस और, तो 2 इक्वेशंस कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग 2 लूप्स। एक लूप ये वाला लेंगे, एक लूप ये वाला लेंगे। चलिए ये ऊपर वाला लूप लेते हैं और इस लूप में मैं मूव करूंगा लाइक दिस क्लॉकवाइज। स्टार्ट करूंगा पॉइंट F से। तो इन लूप F A B C F क्लॉकवाइज बता देंगे कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। F से स्टार्ट करते हैं, जहां भी कोई एलिमेंट आएगा, एलिमेंट मतलब सेल, बैटरी या रेजिस्टेंस आएगा, वहां पर रुककर पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ नहीं आया है, यहां पर आ गया एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, तो I1 इनटू 20, बिकॉज वी आर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मैंने पॉजिटिव साइन लिया है। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं है। अब क्या आया, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया, माइनस टर्मिनल, तो माइनस लगा दो। और जैसे आप सेल को क्रॉस करोगे तो इसका मतलब आपने 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस कर दिया है, तो आप क्या लिखोगे, -40। आगे बढ़ेंगे तो 40 ओम का एक और रेजिस्टर आ गया। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखो I3। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस 40 I3 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो प्लस
40i3। आगे बढ़ेंगे, आप आ गए उसी पॉइंट पर जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ्स सेकंड लॉ यही बोलता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। देखिए आप, यही करा है हमने। हम एक क्लोज सर्किट में हैं, देखो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गए। तो इस क्लोज सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इन पर आने वाले पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम करेंगे तो 0 आएगा। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया, फिर इसका किया, फिर इसका कर लिया, इनका सम इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखनी होती है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लूं तो ये हो जाएगी 20i1 प्लस 40i3 इज इक्वल्स टू 40, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 20 कॉमन करके हटा दीजिए, i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। एक और चाहिए, 3 इक्वेशंस चाहिए ना, 1 इक्वेशन मोर। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस लूप से। इस लूप में मैं मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। तो लूप है मेरा F E D C F। इन लूप F E D C F एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मेरे पोटेंशियल डिफरेंसेस जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस आएंगे उसे पॉजिटिव आते चले जाएंगे। मतलब अननेसेसरी मैथमेटिकल पचड़े में घुसने से मैं बच जाऊंगा ना। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, अभी कुछ नहीं है। नाउ अ सेल, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आया? माइनस, कितने वोल्ट का है? 80 वोल्ट का है। तो आई विल राइट -80, -80। आगे बढ़िए, नाउ इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट कितना है यहाँ पर? I2, रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस 20i2। करंट के डायरेक्शन में हो तो प्लस 20i2। आगे चलो, -40 आ गया, -40। आगे बढ़ो, 40i3 आ गया, करंट के डायरेक्शन में हो तो आई विल राइट प्लस 40i3। F पॉइंट पर वापस पहुंच गए, सर्किट क्लोज हो गया, इज इक्वल्स टू 0। चलो इस इक्वेशन को भी सिंपलीफाई करते हैं। 80 एंड 40, 120 माइनस है, उधर जाके प्लस 120 हो जाएगा। तो 20i2 प्लस 40i3 इज इक्वल्स टू 120। यहां से भी 20 कॉमन है दोनों साइड पर, तो आई कैन से इट इज i2 प्लस 2i3 is equals to 6. ओके, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों इक्वेशंस में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, i1 i2 i1 i3 i2 i3। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहता हूं, अगर ये i1 i3 में है तो मैं इसको भी i1 i3 में बना लूं। ऐसा करने के लिए i2 को रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से व्हाट इज i2? I2 is I3 minus I1। I2 की ये वैल्यू यहां लिया। ओके, तो यूजिंग इक्वेशन 1, I2 की जगह I3 minus I1 लिखूंगा, तो I3 minus I1 लिखने पर 3I3 minus I2, 3I3 I3 लिखूंगा ना यहाँ पर, I3 minus I1, I3 और 2I3, 3I3 minus I1 is equals to 6। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। और अब मैं सोल्व करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ 4 को। देखो ये भी I1 I3 में है, ये भी I1 I3 में है। जिस तरीके से 9th क्लास में आप x और y वाली इक्वेशन सोल्व करते थे ना, टू फाइंड आउट x एंड y, साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व किया करते थे, है ना, इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स वाली, वैसे तो ये भी है। Solving equation 2 and equation 4. Equation 2, I1 plus 2I3 is equals to 2. Equation 4, minus I1 plus
3i3 इज इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों को सिंपली ऐड करूंगा तो i1 कैंसिल हो रहा है और यहां से मुझे मिल गया 5i3 इज इक्वल्स टू 8, या फिर मैं कह सकता हूं i3 इज इक्वल्स टू 8/5 जो आएगा 1.6 एम्पियर्स। देखो i3 की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछी है i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस i3 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में लगा दो। i1 आ रहा है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 2, i3 1.6, 2 into 1.6 is equals to 2, ये हो गया 3.2। I1 is equals to 2 minus 3.2, it means I1 is equals to minus 1.2। माइनस में क्यों आया? I1 की वैल्यू है माइनस 1.2। अगर किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब होता है कि करंट की वैल्यू तो ठीक आई है, बट जो डायरेक्शन अभी इस डायग्राम में मार्क था, एक्चुअल में वो करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बस इतना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I1। तो अभी आपको इसमें कुछ ज्यादा अकल नहीं लगानी है, आपको बस आंसर में ये लिखना है, वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1.2 एम्पियर। बस उसने तो वैल्यू पूछी है ना, बस आप वैल्यू बता दो कि माइनस 1.2 एम्पियर आई है, दैट्स इट, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर किसी, अब ये मीनिंग मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा बता कि अगर किसी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो उसका मतलब होता है कि करंट की वैल्यू तो ठीक है, करंट की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअली इज अपोजिट टू द मार्क्ड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन आपने मार्क करा हुआ है उससे उल्टा करंट फ्लो हो रहा है, इसका ये मतलब होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो हर न्यूमेरिकल से आज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला कि करंट आपने जो भी मार्क किया हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, अगर वो नेगेटिव आ गया तो डोंट वरी, नेगेटिव का मतलब बस इतना है कि जो भी डायरेक्शन हमने मार्क किया था उस डायरेक्शन से अपोजिट है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये न्यूमेरिकल हमारा हो चुका है कंप्लीट। इस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखो, चेक करो, कॉपी करो, टीकना है ना, आप कोशिश करो कि आप खुद करें इसको। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बीच में अटक रहे हो, तो सॉल्यूशन आपके सामने है, उसको यहां से फिर चेक कर सकते हो। ठीक, तो आप इस न्यूमेरिकल को कीजिए, 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, मैं तैयारी करता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। आई होप कि आपने ये कर लिया है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास में, जो मैंने अभी बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। देखो, अगेन वी हैव बीन गिवन अ सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम हमें मिला है और ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है ऑलरेडी। जैसे कि देखो यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, उसके आगे 1 एम्पियर, ये कैसे हुआ अभी समझेंगे। 1 एम्पियर ऐसे आएगा फिर, और फिर यहाँ पर फिर 4 एम्पियर करंट है ना। 6 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ पर है, 3 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ पर है, और कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन ने मार्क कर दिए हैं A, C, D, B। ये वाला पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B, and this point is B. And now the question is, assuming point A to be at zero potential, point A को zero potential पर मान लो, point A का potential zero है। किरचॉफ लॉ को यूज करके आपको बताना है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी। बी पॉइंट कितने पोटेंशियल पर है ये बताओ, और सेकंड पार्ट में आर की वैल्यू भी पूछी है। पहले फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखना हमेशा कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया जाए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला उसने, पोटेंशियल बोला है, तो आपको किसी एक पॉइंट का रेफरेंस जरूर मिलेगा क्वेश्चन। जैसे उसने दे दिया
कि ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो अब आप बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको बताना है, तो आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढो इस सर्किट में कि आप बी से ए पॉइंट तक जा सको। तो बी से ए पॉइंट तक जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप ऐसे आ सकते हैं बी से ए तक। नंबर 1 यू कैन ऑल्सो कम लाइक दिस, बी से ए तक आने के लिए R1 के थ्रू ऐसे चलेंगे, फिर ये बैटरी आएगी और आप ए पॉइंट पर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो R1 अननोन है, अननोन रास्ते से आओगे तो अननोन चीजें मिलेंगी, अननोन चीजें मिलेंगी तो उनको सोल्व कैसे करोगे। सिमिलरली इस रास्ते से भी दिक्कत है, R अभी तक अननोन है तो यहां से आओगे तो इसकी कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, तो फिर आप फंस जाओगे। एक और रास्ता अवेलेबल है, क्या इस रास्ते पर सब चीजें नोन है? ये देखो, जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ोगे 6 वोल्ट करंट, यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर, इधर आएगा तो इधर करंट कितना हो गया होगा बेटा? जंक्शन रूल लगा दो ना यहाँ पर, D करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। 4 एम्पियर करंट एंट्री मारी, 1 एम्पियर इधर गया, तो डेफिनेटली इधर कितना गया होगा? मान लो ये करंट है I, तो 3 एम्पियर आ गया होगा। देखो आप, करंट एंटरिंग एट जंक्शन D, करंट एंटरिंग 4 एम्पियर इज इक्वल टू करंट लीविंग 1 एम्पियर प्लस I, तो व्हाट इज गोइंग टू बी I? 4 minus 1 3 एम्पियर। तो करंट भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया, और जब यहां आओगे तो ये बैटरी का ईएमएफ नोन है 3 वोल्ट। तो इस रास्ते से अगर आप आओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, योर क्वेश्चन विल बी डन। ठीक है ना? तो अब मैं अलोंग द पाथ BDCA, अब देखो ये क्लोज लूप नहीं है ना, क्लोज लूप नहीं है, एक पाथ है, ओपन पाथ है। BCDA क्लोज लूप में क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, लेकिन ओपन पाथ पर क्या होता है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। B से A तक अगर जाओगे तो B से A तक जब आप जाओगे तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखो पहले मेरे साथ। माइनस टर्मिनल पहले आया, आई विल राइट -6। करंट आया, करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस यहां आया, तो इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस I इनटू R, मतलब 3 2 6। करंट के डायरेक्शन में हूं तो आई विल राइट +6। आगे बढ़, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया तो आई विल राइट +3। अब मैं पहुंच गया A पॉइंट पर, इज इक्वल्स टू, ये 0 नहीं है क्योंकि सर्किट तो क्लोज हुआ नहीं। अब ये होगा इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, मतलब VB माइनस VA। और क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज VA, एज्यूमिंग पॉइंट A टू बी एट 0 पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VA तो 0 है, गिवन है इस क्वेश्चन में। VA को 0 लगा दो तो आपको आंसर मिल रहा है -6 + 6 + 3, मतलब 3 is equals to VB minus 0, means potential of the point B is 3 volts. This is potential of या potential at point B. आंसर नंबर 1, that's it. ऐसे करना है। तो किरचॉफ लॉ का यूज ओपन सर्किट में कैसे करना है अब समझ आया, इंपॉर्टेंट है ये, और क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो किरचॉफ लॉ का यूज ओपन सर्किट में भी कर सकते हो। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचोगे तो आप इज इक्वल्स टू 0 नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना। अब आप लिखोगे इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपने लिखा VB माइनस VA, तो VA तो गिवन है, अब आपका VB कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, एक पार्ट और पूछा है, वैल्यू ऑफ R बता दो भैया। वैल्यू ऑफ R बताने के लिए अब आप कुछ भी यूज कर लो, एक क्लोज सर्किट यूज कर लो, या यहां से यहां तक का पाथ यूज कर लो, क्योंकि B और A पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है, दैट इज 3 - 0 3 वोल्ट्स। तो आप ओपन पाथ भी यूज कर सकते हो, आप क्लोज पाथ भी यूज कर सकते हो, आपका मन, आपकी मर्जी है। चलो क्लोज पाथ से तो सब लोग करते हैं, मैं ओपन पाथ से करूंगा। along the path BD, इसको मैं ले लेता हूं X,
तो समझ में आएगा कि बी डी एक्स ए से जा रहा है अलोंग द पाथ बी डी एक्स ए, बी से स्टार्ट करो -6, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है अभी तक भी। नाउ 1 इंटू आर, करंट के डायरेक्शन में है ना, तो 1 इंटू आर, ए पॉइंट पर आ गए, तो अब आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड ए। वीबी की वैल्यू 3, वीए की वैल्यू 0, तो मैं लिखूंगा -6 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0, या फिर आई विल राइट आर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, आर इज इक्वल्स टू 9 ओम। आंसर नंबर 2। इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। सेकंड तरीका, सेकंड मेथड इसको करने का क्या होगा बच्चों, आप देखो ये वाला लूप ले लो, डी एक्स ए सी डी, इस लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना, 1r माइनस 3 प्लस 2 3 6 इज इक्वल्स टू 0 कर देना, आपका आंसर भी आ जाएगा यहां से। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, इस क्वेश्चन से हमने सीखा है कि अगर किरचॉफ लॉ एक ओपन सर्किट पर लगाने हो तो कैसे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश करें, कहीं कोई चीज अटक जाए तो यहां देखो कर लो, बट टीपना नहीं है ना, टीपने के लिए मैंने ये लेक्चर नहीं बनाया। मैं तैयारी करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप इस क्वेश्चन को करिए। आई होप आप ये क्वेश्चन भी कर चुके हो। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। और देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है और क्वेश्चन ने कहा है कि आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी भी बताना है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ आर फर्स्ट पार्ट एंड फाइंड potential difference between points A and D। A और D पॉइंट्स ये हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन ने आपको कुछ दिया है, आप ये 0.2 एम्पियर करंट मार्क करके दिया है क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, यहां पर भी मार्क करके दिया है, यहां पर, तो इट मींस देखो यहां से तो 0.2 एम्पियर करंट आता है, बट यहां ए पॉइंट पर आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे करके। यहां एक्चुअल में ये देखो 3 ब्रांचेस हैं जो ए पॉइंट से निकली है, ए और बी पॉइंट के बीच में तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ एक सिंपल कनेक्टिंग वायर है। तो आप ये मान सकते हो कि ए और बी पॉइंट एक ही जगह पर है ना, क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच में कुछ नहीं, तो ए और बी पॉइंट एक ही जगह पर है। तो अब आप ध्यान से देखो, ए पॉइंट से 3 ब्रांचेस निकली, एक ये वाली जिसमें 10 ओम रेजिस्टेंस लगा है, एक ये वाली जिसमें 30 ओम रेजिस्टेंस लगा है, और एक ये वाली जिसमें 5 और 10 सीरीज में करके लगे। तो अगर 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं 5 और 10, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस तो 15 हो गया ना। तो इट मींस आई एम हैविंग 3 ब्रांचेस, 10 ओम, 30 ओम, 50 ओम, और ध्यान दो ये तीनों ही ब्रांचेस डी पॉइंट पर मिलती हैं। तो इट मींस ए और डी पॉइंट के बीच में 3 ब्रांचेस हैं, 10 ओम, 30 ओम, 15 ओम, और सेम 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी भी ब्रांचेस हो वो सब पैरेलल में होती हैं, वो सब पैरेलल में होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर की वैल्यू बताओ और ए और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ यूजिंग किरचॉफ लॉस। यूजिंग किरचॉफ लॉस, किरचॉफ लॉस को यूज करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले ए और डी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लो। देखो ये ए और डी पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी। एक ब्रांच है 10 ओम वाली, एक ब्रांच है 15 ओम वाली, ये देखो सॉरी 30 ओम वाली। आप इसको देखो ना, बी और ए पॉइंट एक ही जगह पर है,
ये बी पॉइंट है, आप ऐसा मान लो बी और ए पॉइंट एक ही जगह पर है, तो बी को लिखने की जरूरत भी नहीं है। एंड एक और ब्रांच है 5 + 10 मतलब 15 वाली, तो ए और डी पॉइंट पर 3 ब्रांचेस आर देयर, 10 ohm, 30 ohm, 15 ohm, तो आई कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। या इक्विवेलेंट resistance between points A and D, मान लो वो रेजिस्टेंस है 1/r डैश इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15, तो 1/r डैश इज इक्वल्स टू एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 3 + 1 4 + 2 6/30, 1/5, तो r डैश की वैल्यू आ गई है 5 ओम। 5 ओम मतलब अब मेरे पास ये सर्किट रिड्यूस हो गया है। नाउ द सर्किट कैन बी एनालाइज्ड एज, अब मैं सर्किट को ऐसे एनालाइज कर सकता हूं। देखो इस सर्किट को, ये 5 ओम की एक सेल लगा है यहां पर, ये 5 वोल्ट का सेल, और यहां 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ साथ 10 वोल्ट का एक सेल यहां पर है, और यहां करंट फ्लो कर रहा है 2 एंपियर, ये एक पॉइंट है। और नीचे से देखो तो इधर आर रेजिस्टेंस है, यहां करंट ऑलरेडी 0.2 एंपियर मार्क करके दिखाया गया है, एंड दिस इज डी पॉइंट। ए और डी पॉइंट के बीच में ये सारा सर्किट मैंने सॉल्व कर लिया है, ये 5 ओम है, तो ए और डी पॉइंट के बीच में ये पूरा का पूरा सर्किट, ये हाउ मच इट इज 5 ओम। अब मैं इस सर्किट में जो करना है करूंगा, क्योंकि इस सर्किट में 0.2 एंपियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो आप, द करंट इज 0.2 एंपियर फ्लोइंग लाइक दिस। इन दोनों पॉइंट्स को x और y मानेंगे और इस लूप में लगाएंगे किरचॉफ लॉ। नाउ यूजिंग किरचॉफ लॉस, Kirchhoff's laws in loop ADXYA, ADXYA किस डायरेक्शन में चलें? तो हम चलते हैं क्लॉकवाइज। ए से स्टार्ट करो, रेजिस्टेंस आया तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी रेजिस्टेंस पर क्या होता है? उसका करंट इनटू उसका रेजिस्टेंस। उसका करंट कितना है? 0.2, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 5, तो 0.2 इंटू 5, करंट के डायरेक्शन में थे तो प्लस, आगे बढ़ जाओ, रेजिस्टेंस आया, इसका करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, 0.2 इंटू आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो +5, आगे बढ़ जाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो प्लस लगाओगे, 0.2 इंटू 5, आगे आ जाओ, नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इस वाली सेल का पोटेंशियल है या ईएमएफ है 10 वोल्ट, तो -10, आगे बढ़ जाओ, पॉइंट ए पर वापस आ गए, सर्किट क्लोज हो गया, इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 सब आ गए। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज 0, क्लोज सर्किट है ना, इसलिए इज 0। सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं। 0.2 into 5 is 1, 0.2 R 5, 0.2 into 5 है, 0.2 into 5, it is again 1, -10 is equals to 0, तो 1 + 1 2 + 5 7, -10 -3 उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा,
तो मेरे पास आ गया 0.2R इज इक्वल्स टू 3, R इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 0.2, 30 अपॉन 2, 15 ओम। R की वैल्यू आ गई है 15 ओम। पूछी है ना क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आंसर नंबर 1। और क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। अब देखो A और D पॉइंट्स के बीच में भी कितना करंट जा रहा है, 0.2 एम्पीयर, और A और D पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज उन दोनों पॉइंट्स के बीच का करंट इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस, IR डैश, IR डैश। सो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन points A and D, between points A and D is equals to 0.2 करंट है into 0.2 करंट है into रेजिस्टेंस है R डैश दैट इज 5, तो 0.2 into 5 is 1 volt. This is answer to the part second. देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर आपको किरचॉफ के साथ साथ कुछ सीरीज एंड पैरेलल भी लगाना होगा और चीजें आसान हो जाएंगी। तो जहां तक सीरीज पैरेलल समझ में आ रहा है उसका यूज करो, और उसके बाद फिर जहां से किरचॉफ का यूज करना है वहां से किरचॉफ का यूज कर लो। क्वेश्चन में कहा था यूज किरचॉफ लॉस, तो किरचॉफ लॉस भी यूज हो गए, एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर बोथ द पार्ट्स। दोनों पार्ट्स का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो अगेन इस क्वेश्चन से भी आपको कुछ सीखने को मिला है कि क्या, कि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पर आप किरचॉफ के साथ साथ सर्किट का कुछ पार्ट सीरीज और पैरेलल की नॉलेज से भी सॉल्व करेंगे। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर बताना हो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसी भी पाथ से करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ और भी अगर चीजें पूछ सकता था क्वेश्चन तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो फाइंड करंट फ्लो इन 30 ओम, 30 ओम से कितना करंट जा रहा है, कैसे करोगे। अब देखो 30 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये तो पता चल गया है ना, 1 वोल्ट है। तो 30 ओम पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसके लिए V इज टू IR लगा दो, 1 इज इक्वल टू I इंटू 30, I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चंस के बारे में वो बता सकते हैं अगर आपने किरचॉफ लॉस को ढंग से अप्लाई करा इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, चलिए आप इस क्वेश्चन को चेक कीजिए और मैं रेडी करता हूं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो। Now we are having the next question for you. आज के इस लेक्चर का अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। Again we are having a circuit diagram, और इस सर्किट डायग्राम में देखो ध्यान से, सेल E1 है, रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 और एक और सेल E2 है। साथ में करंट के डायरेक्शन कुछ मार्क कर दिए, I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है ना, और यहां पर I3 आ रहा है। और क्वेश्चन है कि किरचॉफ लॉ का यूज करना है आपको और बताना है कि R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस से कितने कितने करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो ध्यान से, R1 से I1 फ्लो कर रहा है, R2 से I2 फ्लो कर रहा है, R3 से I3 फ्लो कर रहा है। मींस आपको I1, I2, I3 की वैल्यू बतानी है, आपको I1, I2, I3 की वैल्यू बतानी है। कितने वेरिएबल दिए हैं क्वेश्चन में? 3। तो कितनी इक्वेशन लगेंगी? 3। लेकिन एक इक्वेशन मैं सिर्फ जंक्शन रूल से बता सकता हूं, जैसे कि आज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। देखो आप अगर आप ध्यान से देखोगे, I2 करंट इधर से आएगा, इस जंक्शन पे एंट्री मारेगा, I1 करंट इधर से आएगा, इस जंक्शन पे एंट्री मारेगा। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो यहां से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, एट जंक्शन E I1 प्लस I2
इज इक्वल्स टू I3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन तो मेरी ऐसे ही बन गई जंक्शन रूल लगाने से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो इक्वेशंस और लानी है कहीं से, क्योंकि तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन तो लगेंगी। दो इक्वेशन लाने के लिए आई विल यूजिंग टू लूप्स। एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। वैसे लूप यहाँ पर और भी है, अगर आप बाहर से घूम जाओगे ऐसे तो वी आर हैविंग अनदर लूप एज वेल, थर्ड लूप। तो इन तीनों में से कोई भी दो लूप आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ लॉज के न्यूमेरिकल कई तरीके से किए जा सकते हैं बच्चों। मैं जिस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करूंगा उससे अलग कोई और मेथड भी होगा। हो सकता है कोई और लूप अवेलेबल हो, वहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं अगर क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो आप भी क्लॉकवाइज घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, बस आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किरचॉफ लॉज को यूज करने का। दैट इज व्हाई मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करो, कहीं अटक जाओ तो देख लो कि मैंने कैसे सोल्व किया है ना। आप अपना माइंड लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अगेन विल बी यूजिंग द लूप एक ये वाला और एक ये वाला। पहले एक वाले लूप को यूज करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे, ए एफ ई बी ए। इस तरीके से मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा। तो इन लूप ए एफ ई बी ए कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है उससे उल्टा हम घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, यहां एलिमेंट आया और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है I3 into R3। करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस E1 प्लस I1 into R इज इक्वल टू, ए पर वापस पहुंच गए 0। अब देखो वैल्यू सबकी गिवन है, क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दी है, E1 की दे दी, E2 की दे दी, R1 R2 R3 की दे दी। बस आपसे पूछा I1 I2 I3 लगा दो वैल्यूज। R3 की वैल्यू 5 तो 5I3 माइनस E1 की वैल्यू 17 प्लस R1 की वैल्यू 2I1। वैल्यूज बहुत ध्यान से लगानी है, कई बार बच्चे वैल्यूज लगाने में गड़बड़ कर देते हैं तो क्वेश्चन खराब हो जाता है ना। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई है 5I3 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 17, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इस लूप से बनाते हैं, इस वाले लूप से। इस लूप में मैं घूमूंगा क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि करंट ज्यादातर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहा है। मैं इसमें घूमा था एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मुझे लग रहा था कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में घूमोगे तो वो प्लस माइनस वाला पंगा नहीं होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। इस फिलॉसफी पे लाइफ में काम करते रहोगे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। इन लूप, कौन सा लूप, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन लूप सी डी ई बी सी, सी डी ई बी सी कैसे घूमना है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमना है, क्लॉकवाइज। स्टार्ट करो, यहां कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, यहां एलिमेंट है I3 R3, करंट के डायरेक्शन में है। माइनस टर्मिनल पहले आ गया, माइनस E2, यहां एलिमेंट है, यहां करंट है I2 R2, करंट के डायरेक्शन में, तो आई विल यूज प्लस साइन, ये वाला साइन प्लस, इज इक्वल्स टू, सी पर वापस आ गए, इज इक्वल्स टू 0। क्लोज सर्किट हो गया, सबका सम 0 कर दिया। I3 R3, R3 की वैल्यू बच्चों 5I3, कुछ पहले जैसा नहीं बनता जा रहा है। माइनस E2 की वैल्यू 21 माइनस 21, ये अलग हो गया, प्लस I2 R2 R2 3, तो 3I2 is equals to 0, and this equation is 5I3 plus 3I2 is equals to 21, थर्ड इक्वेशन। अब देखो अगेन द प्रॉब्लम इज, तीन इक्वेशन है लेकिन तीनों इक्वेशन में वेरिएबल अलग अलग है। इसमें I1 I2, इसमें I1 I3, इसमें I2 I3। सॉल्व कैसे करें, या तो दोनों इक्वेशंस को इनको I1 I3 में बना लो, या दोनों को I2 I3 में बना लो। ये करना है, आपका मन जैसा भी आपका मन करे। मैं कर रहा हूं यहां पर I2 को रिप्लेस यूजिंग दिस इक्वेशन,
I2 को रिप्लेस करूंगा तो आई कैन राइट I2 इज इक्वल टू I3 माइनस I1 यहाँ पर, सो दैट एक नई इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास I3 I1 में, और उसको मैं इसके साथ सॉल्व कर लूंगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1, मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करा और थोड़ी सी होशियारी दिखाते हुए 5I3 प्लस I2 की जगह पर I3 माइनस I1 लिखा इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 5I3 और 3I3 मतलब 8I3 माइनस 3I1 is equals to 21 and this is fourth equation। लेकिन फोर्थ और सेकंड को मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये भी I3 I1 में, ये भी I3 I1 में। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगा। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। आ जाओ 5I3 2I1 8I3 3I1। तो अभी तो यहां पर ना तो इनको ऐड करके कुछ होएगा ना सब्ट्रैक्ट करके, क्या करना चाहिए बोलो? 9 10 की मैथमेटिक्स से करो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 2 3 से 6I1 बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 2 से 6I1 बन जाएगा। देखो ये वाला 2 तो यहां ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये वाला 3 यहां ले जाओ मल्टीप्लाई करने के लिए। 6I1 ये वाला माइनस का 6I1 बनेगा, ये वाला प्लस का 6I1 बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो I1 कट जाएगा, I3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने बहुत सीखा है बच्चों 9 10th में। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई करने पर इट विल बी 15I3 प्लस 6I1 इज इक्वल्स टू 51। ये आया है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16I3 8 2 16 माइनस 6I1 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करने पर 21 इंटू 2 42। ये आया है इक्वेशन नंबर 4 से। अब मैंने सिंपली ऐड करूंगा तो ये तो खत्म, ये तो नहीं बढ़ गया। 15 और 16 31I3 इज इक्वल्स टू 93। तो मतलब I3 इज इक्वल्स टू 93 अपॉन 31 3 एम्पियर। सिंपल, I3 की वैल्यू आ गई, I3 की वैल्यू आ गई। दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू R3, है ना, एक तो आ गया। I3 की वैल्यू को उठाओ और लगा दो यहां, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, substituting this value in equation 2 we get 5I3 plus 2I1 is equals to 17। 5 3 is 15, 17 minus 15 2, मतलब 2I1 is equals to 2, मतलब I1 is equals to 1 एम्पियर आ गया। और I1 कहां से करंट जा रहा है? I1 जा रहा है R1 से, तो इसका भी करंट आ गया। अब I1 I3 को उठाकर यहां लगा दोगे तो I2 मिल जाएगा ना। सब्स्टिट्यूटिंग values of I3 and I1 in equation 1 we get क्या get I2 is equals to I3 minus I1। I2 is equals to I3 है 3, I1 है 1, ये आ गया 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब मुझे लिखना है आंसर। आंसर कैसे लिखूंगा? आंसर ढंग से लिखेंगे तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसने पूछा है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, तो आप भी ढंग से लिखें, आप ऐसे लिखें। आंसर करंट फ्लोइंग थ्रू
R1 is I1 is equals to 1 एम्पियर, एक हो गया। थ्रू R2 is I2, देखो R2 से I2 करंट जा रहा है और I2 की वैल्यू है 2 एम्पियर। एंड थ्रू R3 is I3, देखो R3 से I3 जा रहा है करंट और I3 की वैल्यू है 3 एम्पियर। इस तरह से आंसर्स लिखोगे तो आपकी कोड की कॉपी चेक करने वाला टीचर इंप्रेस हो जाएगा, पूरे मार्क्स देगा। ठीक है। और जब आप कुछ क्वेश्चंस शुरू में अपने आंसर शीट में ऐसे बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ कर देते हो तो उसका माइंड सेटअप हो जाता है कि अच्छा ये बच्चा प्रेजेंटेशन भी अच्छी जानता है और फिजिक्स भी अच्छी जानता है, तो ये बढ़िया बच्चा है। तो आप अब उसका माइंड सेटअप हो गया, आपकी पूरी आंसर शीट में वो आपको एक बढ़िया स्टूडेंट मानते हुए आपकी कॉपी चेक करेगा। कहीं कोई छोटी मोटी गलती भी होगी ना तो निकल जाती है वैसे। ठीक है। तो ये जो आपका टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसका माइंड सेटअप करना बहुत जरूरी होता है शुरू के 4-5 पेजेस में अपनी आंसर शीट पे। याद रखना इस चीज को। इन सब बातों पर डिटेल से बातें होंगी, फिर कभी किसी और पर्टिकुलर इसी चीज के लिए लेक्चर बना के रखेंगे। चलिए आज हम अपने लेक्चर को इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के साथ रोकते हैं और मुझे लगता है कि इन सभी क्वेश्चंस के साथ आपको किरचॉफ लॉज के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं ये तो समझ में आ गया बेटा। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए जो मैंने आज आपको सिखाए हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आप किरचॉफ लॉज के क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। फिलहाल मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।